रामपुर नामक गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सुषमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे राजू बहुत परेशान होता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुषमा, अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहां से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो भीम रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वह उस पर कंपनी बनाएगा। उसके बदले भीम को लाखों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 50 लाख मिले हैं। तब तो उसके पास 1 करोड़ रुपया हो गया। मुझे तो करोड़ और लाख का नाम सुनकर ही डर लगता है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जब कहीं जाकर 200-300 कमा पाता हूँ। लेकिन भीम इतने पैसों का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 6 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा जमीन खरीद ली और फिर पैसे भी बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है, तो कभी बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। जितने पैसे लगते हैं उसके पूरे पैसे भी नहीं निकलते हैं। लेकिन सुषमा, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वहीं के वहीं हो। कभी अपनी हालत भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं चलकर 100-200 रुपए कमा पाते हो, और कभी कभी तो वो भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो सुषमा। मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल मुखिया के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन राजू जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, मालिक जी, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। अगर आपके नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो आप मुझे बता देना। तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? वही जमीन जिसको गिरवी रखकर मैं आपसे पैसे ले गया था। मालिक, अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसीलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार कर लूंगा। जमींदार अपने मन में सोचता है कि राजू की जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 4 करोड़ की। अगर वह जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। राजू, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। इतना कहकर राजू अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आ जाता है। ये लीजिए मालिक, मेरे घर के कागजात। मैंने कागजात बहुत संभाल कर रखे हुए थे। जमींदार सोचता है कि वह राजू से ये जमीन कैसे अपने नाम करवा ले। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार राजू से कहता है, अरे राजू, ये तुम्हारी जमीन तो सरकारी है। कागजों में साफ साफ लिखा है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कागजात मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। ये जमीन तो हमारे पास बहुत पहले से है, फिर ये सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे, जो कागज पर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है?
अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और को दिखा लो। पहले जमाने में कोई भी किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। मेरे दादाजी के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो दादाजी की बहुत सेवा करता था, इसीलिए दादाजी ने उसे 50 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वह जमीन हमारे पास होती तो भाई कम से कम 100 करोड़ की होती। पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की। तो मालिक, मुझे क्या करना होगा? ये जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके ये जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वो सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी ये जमीन तुमसे छीन लेगी। इसीलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मालिक, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताइए। वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तुम्हारी ये जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वह यह जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन ये जमीन ले ही लेगी। मालिक, आप सही कह रहे हैं। सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। आप ये जमीन ले लो और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। जमींदार राजू से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और राजू को 10 लाख रुपए दे देता है। राजू पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बात सुनकर राजू की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन पानी में बहाए। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। राजू अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में भीमा मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं भाई साहब, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इनको पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी। तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो राजू के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। राजू भाई, तुमने ये क्या किया? अब तुम ही बताओ भाई साहब, हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भीमा दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बता देता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं, क्यों जमींदार, तुमने राजू की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली? अरे तुम ऐसे गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? राजू से मैंने ये जमीन 10 लाख की खरीदी है। ये मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। राजू, ये लाला सही कह रहा है, तुम उसके पास जमीन बेचने गए थे? मुखिया जी, मैं जमींदार के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख दे दिए।
लेकिन मेरी वह जमीन करोड़ों रुपए की है। राजू, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? कभी देखे भी हैं करोड़ों रुपए? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की है या लाखों की? फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी है। उन पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दरअसल गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसीलिए वह जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन भीम एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। वो मुखिया से कहता है, मुखिया जी, राजू एक अनपढ़ आदमी है। जमींदार जी ने धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है। आप इंसाफ कीजिए। तो तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख रहे हो शंकर जमींदार से 10 लाख रुपए लिए हैं, फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहाँ से आ गई? मुखिया जी, मुझे लगता है आप भी जमींदार से मिले हुए हो। अरे तुम दोनों मिलकर राजू को लूट रहे हो। मैं तुम दोनों पर आईपीसी धारा 420 का केस दर्ज करूंगा, जो कि धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मुखिया समझ जाता है कि भीमा एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जो जेल होगी सो अलग। अरे भीमा भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, राजू एक अनपढ़ आदमी है, तुम्हें इसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुमने वो जमीन राजू से धोखाधड़ी से ली है, इसीलिए तुम्हें अभी के अभी राजू को वो जमीन वापस करनी होगी। जमींदार राजू की जमीन के कागजात राजू को वापस कर देता है। इस तरह भीमा अपनी समझदारी से राजू की जमीन वापस दिलवा देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताना चाहिए और हमें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमें कोई पागल नहीं बना सके, जैसे कि जमींदार ने राजू को बनाया।